नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड सिजी व्यापम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि वनस्पति विज्ञान से है। तो इस क्लास को छोड़ के ना जाइएगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। ये प्रश्न दोस्तों प्रयोगशाला परिचालक और प्रयोगशाला तकनीशियन में आने की पूरी संभावना है, तो हमारे साथ बनकर इस वीडियो को देखिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो दे दिया गया, तो आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य साहू जी के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ में इसका PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न बोलता है दोस्तों, यहाँ पर 31वां नंबर से 60 नंबर तक है, 31 से 60 नंबर तक के यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों। 30 प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न बोलता है, सोयाबीन में पीला मोज़ेक बीमारी किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया के द्वारा, फफूंद के द्वारा, वायरस के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फफूंद के द्वारा यहाँ पर जो सोयाबीन है उसमें पीला मोज़ेक बीमारी है वो फैलता है। इसको सीजी व्यापम के द्वारा फूड इंस्पेक्टर 2013 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, केस्कोग्राफ किसके द्वारा बनाया गया है? तो केस्कोग्राफ के जो जन्मदाता है दोस्तों वो कौन है? यहाँ पर किसने बनाया है इस इंस्ट्रूमेंट को? JC बोस ने, SN साहनी ने, बीरबल साहनी ने, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। JC बोस के द्वारा जो केस्कोग्राफ है उसका निर्माण है वो किया गया है। केस्कोग्राफ का उपयोग दोस्तों पौधों की वृद्धि मापने के लिए है वो किया जाता है। इसको सीजी व्यापम के अंदर फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम हुआ था 2013 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, और साथ में आपको यहाँ पर जो कुट दिए है उसमें आपको इसका आंसर है बताना है। सूची 1 में दिया है उत्पाद्य है, और दूसरा में सूची 2 में दिया है उसका जो प्रमुख स्रोत है जहाँ से प्राप्त किया जाता है उनको। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो अफीम है ना, अफीम है वो आपका फल होता है, फल से प्राप्त किया जाता है। हींग है उसको जड़ से प्राप्त किया जाता है। हींग है उसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है? जड़ से प्राप्त किया जाता है। रबर को जो पौधे के तो तना वाला भाग है वहां से प्राप्त किया जाता है, और जो कुनन है उसको छाल से है, पौधे की जो छाल है उससे प्राप्त है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 2017 में इसको CGPSC के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। चाय पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? बुशिन है, कैफीन है, एलिनिन है, या फिर थीन है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा। कैफीन नामक पदार्थ है जो दोस्तों चाय पत्ती और कॉफी में है वो पाया जाता है, जो कि उत्तेजक का काम है वो करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर, पान में प्रयुक्त कत्था अथवा कटाचू निम्न में से किस पौधे या वृक्ष से उत्पादित होता है? वट वृक्ष से, पीपल वृक्ष से, साल वृक्ष से, या फिर खैर वृक्ष से। तो दोस्तों जो पान खाते हैं उसमें जो आपका जो कत्था है उसका उपयोग किया जाता है, तो वो कौन से वृक्ष से है प्राप्त किया जाता है? तो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, खैर वृक्ष से है वो प्राप्त किया जाता है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो खैरवाड़ जनजाति है उनके द्वारा है कत्था है उसको निकाला जाता है। तो ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको सीजी व्यापम के द्वारा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर, आलू में पाया जाने वाला वनस्पति विषाक्त तत्व क्या कहलाता है? कैफीन, सोलानाइन, हाइड्रोजन साइनाइड, या फिर लेक्टिन्स। तो यहाँ पर जो दो विषाक्त पदार्थ है, मतलब जो टॉक्सिक एलिमेंट है, वो क्या चीज़ है? आलू में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो सोलानाइन है वो क्या है? आलू में पाया जाता है, जो कि एक विषैला पदार्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कर्नॉल बंट एक रोग है, तो ये किस में होता है दोस्तों? कर्नाल बंट है वो पौधों या फिर पादपों में, जीवों में,
मनुष्यों में या फिर उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पर जो करनाल बंट रोग है दोस्तों, वो पौधा होता है उसमें एक प्रकार से रोग होता है। इसको सीजी व्यापम के द्वारा 2013 में इस प्रश्न को पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा जल का कौन सा रूप प्रायः पौधों को प्राप्त होता है? गुरुत्वीय जल, केशिका जल, आर्द्रताग्राही जल या फिर कृत्रिम जल। तो यहाँ पर मृदा जल का कौन सा रूप है दोस्तों जो पौधों को प्राप्त होता है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। केशिका से है वो क्या करते हैं, पौधे मृदा जल है उसको प्राप्त करते हैं पौधे, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, इनमें से कौन ऊड पौधा है? शंकर मक्का, बीटी कपास, शरबती गेहूं, बासमती चावल। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल से हो जाएगा। बीटी कपास होता है उसमें से ये क्या होता है, एक प्रकार का ऊड पौधा होता है। इसको सीजी व्यापम के द्वारा 2013 में फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? अमोनियम नाइट्रेट में, यूरिया में, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट या फिर अमोनियम सल्फेट में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरिया में सबसे अधिक मात्रा में जो नाइट्रोजन है वो पाया जाता है। जो खाद के रूप में उपयोग किया जाता है दोस्तों उसमें 46% तक क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, अगला प्रश्न बोलता है, खरपतवारों को नियंत्रित करने की सर्वोत्तम विधि है? रासायनिक, यांत्रिकी, भौतिक या फिर बायोलॉजिकल। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, खरपतवार को नियंत्रित करने की जो सर्वोत्तम विधि होती है वो यांत्रिकीय विधि होती है। इसको सीजी व्यापम के अंदर फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम हुआ था वो 2013 में, उसमें से लिया गया प्रश्न है। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों वो प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा गया व्यापम के द्वारा, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वजह से इसमें पूरा क्वेश्चन को लाया हूँ मैं। व्यापम के द्वारा फूड इंस्पेक्टर की एग्जाम हुआ था उसमें सहायक परियोजना क्षेत्रपाल है उसमें पूछा गया प्रश्न 2021-22 का, 2012-13, 14-15 इतने से है वो पूरा लाया गया है। तो इसको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं। यहाँ पर किस फसल की जल मांग सबसे अधिक होती है? धान की, कपास की, गन्ना की या फिर सोयाबीन। तो सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता किस फसल को होता है दोस्तों? तो यहाँ पर जो धान है उसको सबसे ज्यादा जो जल है उसकी आवश्यकता होती है ना। इसको सीजी व्यापम के द्वारा फूड इंस्पेक्टर 2013 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चाय तथा कॉफी में मुख्य सक्रिय तत्व क्या होते हैं? निकोटीन, कैफीन, एस्पिरिन या फिर उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चाय और कॉफी में जो सक्रिय तत्व होता है वो कैफीन है, पदार्थ है जिसमें पाया जाता है। इसको भी सीजी व्यापम में 2013 में इस प्रश्न को पूछा गया था फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर, पादपों में जल परिवहन को समझाने वाला सर्वाधिक मान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? जैववाद, मूलदाबवाद, भौतिकवाद या फिर अंतःशोषणवाद। तो यहाँ पर जो पादप है दोस्तों उसमें जो जल परिवहन है, जल परिवहन उसको समझाने वाला जो मान्य सिद्धांत है वो क्या था? तो ये था आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल से हो जाएगा। भौतिकवाद के थ्रू है वो इसको सटीक रूप से समझाया गया है। सीजी व्यापम के इसको 2019 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2018 में इस प्रश्न को सीजी व्यापम के द्वारा पूछा गया है। मशरूम क्या है? मशरूम एक प्रकार का क्या है? फलदार पौधा है, फफूंद है, पौधे जिसमें हरे रंग के सूक्ष्म धागे हो या फिर कवक। तो यहाँ पर मशरूम क्या चीज है दोस्तों? तो ये होता है आपका जो एक प्रकार का फफूंद है, फंगस होता है ना। इसको खाने के रूप में है वो उपयोग किया जाता है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कथन दिया हुआ है उसको, इस स्टेटमेंट है उसको आपको विचार करना है, जो सही असत्य कथन है ना, उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला स्टेट बोलता है, ग्रीन केमिस्ट्री विषहीन अभिकर्मकों एवं विलायकों से संबंधित है। दूसरा स्टेटमेंट है, ओजोन परत भू परत से 5 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर निर्मित होता है। तीसरा कथन है, पत्तों में हरे रंग का हार्श फ्लोरोसिस कहलाता है। और चौथा स्टेटमेंट बोलता है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण लौह एवं इस्पात उद्योग एवं थर्मल पावर प्लांट होता है।
यहाँ पर दोस्तों जो कौन कौन सा असत्य कथन है उसको आपको बताना है। यहाँ पर जो असत्य कथन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका दूसरा और तीसरा। यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन है वो बिल्कुल गलत है। ओजोन परत भूपरत से 5 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर निर्मित होता है, तो नहीं, यहाँ पर जो 16 से 23 किलोमीटर के बीच में दोस्तों है ना, जो ओजोन परत है वो उसका निर्माण क्या होता है, जो क्या करता है, जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण होती है उसको अवशोषित करके रखते हैं, जिससे हमें क्या होता है, कैंसर जो सबसे खतरनाक बीमारी है दोस्तों, कैंसर, उससे होने से हमारे रोकता है ना। उसके बाद क्या है, तीसरे स्टेटमेंट है, पत्तों में हरे रंग का हाश फ्लोरोसिस कहलाता है, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों ये भी स्टेटमेंट। पत्तों में जो हरे रंग का हाश होता है उसको फ्लोरोसिस है वो नहीं कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं? 16 अणु, 18 अणु, 20 अणु या फिर 24 अणु? यहाँ पर इसको सीजीपीएससी के द्वारा प्री एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दोस्तों 18 है ना, 18 एटीपी है उनका ग्लूकोज के अणु के संश्लेषण में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो ग्लूकोज है दोस्तों उसमें एक अणु का संश्लेषण के लिए 2 एटीपी की क्या होती है, आवश्यकता होती है ना। एक अणु को संश्लेषण करने तो उसके लिए 2 एटीपी क्या है, 2 एटीपी अणु जारी किए जाते हैं और 18 एटीपी अणुओं का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है ग्लूकोज अणु के संश्लेषण के लिए हमें 18 एटीपी अणुओं का संश्लेषण किया जाना होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2020 में पूछा गया है, ये भी सीजीपीएससी के एग्जाम में, पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है? पोटेशियम, जिंक, बोरॉन या फिर क्लोरीन? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, जो पोटेशियम है वो आपका क्या है, पौधों की वृद्धि के लिए जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो आवश्यक होता है। तो यहाँ पर मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात किया जाए तो दोस्तों तो यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है ना, ये प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट पौधे होते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसके आधार पर आपका पोटेशियम है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन आती है, तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है मुक्त अवस्था में वो कहाँ से आती है? ऑक्साइड के विसरण में, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से, जल वाष्प के अपघटन से या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के प्राकृतिक अपघटन से? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। पौधे द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दोस्तों उससे क्या है, O2 है उसको मुक्त किया जाता है, इसी के माध्यम से वायुमंडल में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपलब्धता है वो बनी रहती है। तो वायुमंडल में दोस्तों यहाँ पर 20.95% क्या होता है, आपका ऑक्सीजन है वो पाया जाता है, जिसको डायरेक्टली 21% है वो लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर 20.95% है ऑक्सीजन है वो वायुमंडल में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, पादपों में किस उत्सर्जी पदार्थ के कारण कच्चे फल कड़वे एवं खट्टे होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है रेजिन, टेनिन, लेटेक्स या फिर ग्लूकोसाइड्स। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। टेनिन की उपस्थिति से क्या होता है, जो ये एक उत्सर्जी पदार्थ होता है दोस्तों टेनिन, जिससे कच्चे फल कड़वे और खट्टे हो जाते। इसको क्षेत्र परियोजना, सहायक परियोजना क्षेत्रपाल का एग्जाम होता 2021 में बीपीआर का, उसमें यहाँ पर लिया गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, ब्रायोफिल्म निम्न में से किसका उदाहरण है? विखंडन का, मुकुलन का, कायिक प्रवर्धन का या फिर पुनर्जनन का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। कायिक प्रवर्धन है क्या कहते हैं, ब्रायोफिल्म का उदाहरण है। तो ब्रायोफिल्म रहता है उसमें क्या होता है, कायिक प्रवर्धन के माध्यम से क्या है वो निकाला जाता है। सीजीपीएससी के द्वारा FCFI एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का ऊर्जा ग्रहण अभिक्रिया कहाँ होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, साइटोप्लाज्म में, स्ट्रोमा में या फिर
थैलाकॉइड में। तो यहाँ पर ऊर्जा ग्रहण अभिक्रिया कहाँ होती है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण में। तो ये होता है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्ट्रोमा में होता है। इसको सीजी व्यापम के द्वारा फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो कि पाया जाता है कॉफी में, चाय में, शीतल पेयों में या फिर उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका क्या है, आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि कैफीन स्टिमुलेंट है वो कॉफी में भी पाया जाता है, चाय में भी पाया जाता है और शीतल पेय पदार्थ है उसमें भी पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, लक्षणों की वंशागतिकी के नियम निम्न में से किसने प्रतिपादित किया है? डार्विन ने, मेंडल ने, लेमार्क ने या फिर ह्यूगो डी ब्रेज ने। तो जो लक्षणों की वंशागतिकी है दोस्तों, उसको ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा है क्या गया, प्रतिपादित है वो किया गया था। इसको सीजी व्यापम के फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कीसर, जिसको ज़ॉफ़रान पौधा कहा जाता है ना। तो कीसर पौधा का कौन सा भाग का उपयोग मसाला कीसर या ज़ॉफ़रान प्राप्त करने में होता है? पत्तियों का उपयोग किया जाता है, उसको स्टिग्मा कहा जाता है, फल कहा जाता है या फिर पंखुड़ियाँ कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको जो प्राप्त होता है दोस्तों वो कहाँ होता है, जो शुष्क स्टिग्मा वाला भाग होता है वहाँ से इसको मसाला प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। ये दोस्तों भारत में जो कश्मीर है ना, कश्मीर है वहाँ पर ये इसकी उपलब्ध उत्पादकता है वो होती है। जो ठंडा इलाका है वहाँ पर है ये केसर है वो प्राप्त है। भारत में सिर्फ कश्मीर बस में जम्मू कश्मीर है वहाँ पर है ये इसको केसर को प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, प्रक्रिया जिसके द्वारा जड़ों में विसरण के कारण पानी प्रवेश करता है वह क्या है? सक्रिय अवशोषण, अक्रिय अवशोषण, एंडोसाइटोसिस या फिर पराशरण। तो यहाँ पर जो जड़ है दोस्तों वो विसरण के माध्यम से क्या करते हैं, पानी प्रवेश करते हैं। तो किस में होता है? तो अक्रिय अवशोषण के माध्यम से है वो संपन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्न में से प्रकाश का कौन सा तरंगदैर्ध्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक अवशोषण होता है? लाल प्रकाश में, नीला प्रकाश में, हरा प्रकाश या फिर पीला प्रकाश में। तो यहाँ पर जो तरंगदैर्ध्य है दोस्तों, तरंगदैर्ध्य इसको ध्यान में रखिएगा। तो वो प्रकाश संश्लेषण का सर्वाधिक अवशोषण कौन से रंग में होता है? तो ये होता है दोस्तों आपको ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, नीला प्रकाश है उसमें जो तरंगदैर्ध्य है ना तो वो उसका सर्वाधिक अवशोषण है वो करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, कौन सा एक पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। तो यहाँ पर जो पादप हार्मोन है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपका जो पादप हार्मोन है वो होता है साइटोकाइनिन होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वनस्पति में जाइलम उत्तरदायी है जल का परिवहन के लिए, अमीनो अम्ल का परिवहन के लिए, खाद्य पदार्थ के परिवहन के लिए या फिर ऑक्सीजन का परिवहन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ही है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन है वो पौधों में करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है, 30 नंबर का प्रश्न है ना। यहाँ पर हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा में, भौतिक ऊर्जा में, ए एवं बी दोनों में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हरे पौधे दोस्तों उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और प्रकाश संश्लेषण में जो अंतिम उत्पाद होता है दोस्तों वो ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।